इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखेंगे, अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड इन अ ईयर। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हम तीन प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड बना सकते हैं, और हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है वो हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही डिसाइड कर सकते हैं। तीनों का सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, मार्केट डिमांड दिया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। हमें निकालना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर हम एक्स बनाएंगे तो इसका मतलब वाई और जेड नहीं बनाएंगे। वाई और जेड में जो कंट्रीब्यूशन हमें मिलने वाला है वो अब नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या, एक्स बनाने के लिए ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। सिमिलरली अगर वाई बनाते हैं तो एक्स और जेड नहीं बनाएंगे, तो वाई बनाते हैं तो एक्स और जेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा लॉस हो रहा है, तो वो हो जाएगा वाई के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करो कैलकुलेट। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। कंट्रीब्यूशन पे खेल है पूरा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकालो, सिर्फ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन साहेब, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन काढायचा है। वी हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन. If you are able to calculate the contribution, then you can easily calculate the opportunity cost. Okay. Let's check it out, guys and girls. Particulars. X, Y, Z. सेल्स प्राइस, एन रसकला सेल्स प्राइस। लिखते क्यों नहीं? 10 12 12 मेरे पहले सॉल्व करो ये। 10 12 12 वेरिएबल कॉस्ट कितनी आए? 697, 697। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन, मिताली आपकी कोई डाउट्स नहीं आ रहे? पढ़ाई चालू है या नहीं? 4 3 5, 4 3 5। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है कंट्रीब्यूशन। अब ज़रा ये बताना, मार्केट डिमांड है 3000, प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000, तो हम प्रोडक्शन कितना करेंगे? हम प्रोडक्शन कितना करेंगे? 3000 करेंगे कि 2000? मार्केट कैपेसिटी मार्केट का डिमांड है 3000 का, लेकिन हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है सिर्फ 2000, तो कितना प्रोड्यूस करेंगे? जितनी कैपेसिटी है उतना, है ना? तो 2000 यूनिट्स। अब बताना, मार्केट की डिमांड है 2000 यूनिट, लेकिन हम बना सकते हैं 3000, तो कितना बनाएंगे? मार्केट में बिक सकता है 2000, मार्केट में बिक सकता है सिर्फ 2000, लेकिन हम बना सकते हैं 3000, तो कितना बनाएंगे हम? सर जितना बेच सकते हैं उतना ही बनाओ, मतलब 2000, मतलब 2000। ठीक है। सिमिलरली मार्केट की डिमांड है 1000, और बना सकते हैं हम सिर्फ 900। मार्केट की डिमांड है 1000, लेकिन बना सकते हैं हम सिर्फ 900, तो सर सिर्फ 900 बनाएंगे हम। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? देयरफॉर कंट्रीब्यूशन टोटल पॉसिबल कंट्रीब्यूशन 2000 इंटू 4 8000, 2000 इंटू 6 2000 इंटू 3 6000, 900 इंटू 5 4500, 4500। तो मेरे बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आएगी? देखो, मैं एक्स भी बना सकता हूँ, वाई भी बना सकता हूँ, जेड भी बना सकता हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक्स, सेकंड बेस्ट है वाई, सब थर्ड है जेड। अगर मैं अगर मैं एक्स नहीं बना रहा होता तो मैं वाई बनाता था कि जेड बनाता था? वाई। अगर मैं वाई नहीं बनाता था, देखो आप बात समझो, मेरे को तीन ऑप्शन है, मेरे पास तीन ऑप्शन है।
ठीक है, एक तो मैं x बनाऊंगा, y बनाऊंगा या z बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं x नहीं बना रहा हूँ, अगर मैं x नहीं बना रहा हूँ तो क्या बनाऊंगा? अगर मैं x नहीं बना रहा हूँ तो ये बनाऊंगा, मतलब y बनाऊंगा या z बनाऊंगा, दोनों में से एक बनाऊंगा। तो आप होते तो क्या बनाते थे? आप बनाते थे y, है ना? क्यों? अगर z बनाएंगे तो सिर्फ 4500 मिलेंगे, y बनाएंगे तो 6000 मिलेंगे। देयर फोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं x नहीं बनाता था तो मैं 6000 तो कमा ही लेता था, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अब मान लो मैं बना रहा हूँ y, ठीक है। अब अगर मैं y नहीं बनाता था तो दूसरा क्या चीज़ बना सकता था मैं? अगर मैं y नहीं बनाता था तो मैं एक तो x बनाता था या z बनाता था। तो x और z में कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, x है कि z है? अगर मैं अभी y बना रहा हूँ, यार ये हैंग क्यों हो जा रहा बार बार? ठीक है, अब अगर मैं y बना रहा हूँ, ठीक है, y बना रहा हूँ, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है? 6000। कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है? 6000। अब मान लो मुझे y नहीं बनाना, तो y अगर मैं नहीं बनाता था तो मैं एक तो x बनाता था या z बनाता था, दोनों में से बेटर क्या है? x। तो y के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया मेरा x। सिमिलरली z के लिए मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया x का, ठीक है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन बाय नॉट प्रोड्यूसिंग द अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। अगर मैं एक्स बनाता हूँ तो मैक्सिमम मेरा कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हो रहा है? 6000। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हो रहा है? 6000। अगर मैं y बना रहा हूँ तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हो रहा है? 8000। अगर मैं z बना रहा हूँ तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना लॉस हो रहा है? अगेन 8000। ठीक है, एकदम ही सिंपल था। इलस्ट्रेशन 8, MK manufactures and sells a single product X whose selling price is 40 per unit and the variable cost is 16. If the fixed cost for the year are 4,80,000 and the annual sales are at 60% margin of safety, calculate the rate of net return on sales assuming an income tax rate of 40%. बेसिक डेटा दिया है, हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट निकालना है, और सेल्स पे कितना परसेंटेज हमें आ रहा है, नेट रिटर्न ऑन सेल कितना है, ये निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखो, सेल्स दे रखा है कितना है? 40। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है? 16। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 24। कंट्रीब्यूशन आ गया 24। नाउ BEP, break even point, equals to fixed cost upon contribution. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी ले ली है? 4,80,000। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 24। 4,80,000 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 यूनिट्स हमारा क्या आ गया? BEP। अब वो क्या बोल रहा है? जो हमारा एनुअल सेल्स है वो कितना है? 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है। 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है, तो ये क्या है हमारा? ज़ीरो। ये हमारा एक्चुअल सेल्स, ठीक है। और ये है हमारा बीईपी। बीईपी कितना बता रहा है वो? 20,000। बीईपी यूनिट्स है हमारे 20,000 यूनिट्स, ठीक है। और एक्चुअल सेल्स, ठीक है, और ये ज़ीरो। तो वो क्या बोल रहा है कि एक्चुअल सेल्स हमारा कैसा है? 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे है। कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे? 60%। तो ये जो है ये कितना है? ये है सर 60%। ये है सर 60%। तो इसका मतलब बचा हुआ बीईपी सेल्स कितना है? ये है हमारा 40%, ठीक है। बीईपी सेल्स कितना है? 40%। अब अगर 40% 20,000 है तो 100% कितना? 20,000 डिवाइड बाय 40% कितना आ रहा है? 50,000 यूनिट्स।
कितना आ रहा है 50,000 यूनिट। देयरफॉर यहाँ लिख लो, देयरफॉर एक्चुअल सेल्स इक्वल्स टू 20,000 यूनिट्स डिवाइड बाय 40%। ये फॉर्मूले का अप्लीकेशन आपको फटाफट एग्जाम्स में आना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, बीईपी निकाल लिया 20,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आगे किया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना दिया है 60%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स। उन्होंने ऐसा किया, अपन ने डायरेक्ट कर लिया। अपना मेथड भी ईजी है, उनका मेथड भी ईजी है, लेकिन अपना मेथड जम गया तो अपने मेथड में एक ही स्टेप में आंसर आ जा रहा है। रिवाइंड करके फिर से सुनो, एक्चुअल सेल्स आ गया 50,000, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं वो, रेट ऑफ नेट रिटर्न, नेट रिटर्न ऑन सेल्स निकलना है। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स वैल्यू कितना हो रहा है हमारा 50,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 40 का एक यूनिट बेचते जी हम, तो 20 लाख रुपया, कितना 20 लाख रुपया लेस वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट कितना आता जी, वेरिएबल कास्ट 50,000 यूनिट्स हम बनाता, और एक यूनिट का वेरिएबल कास्ट 16 रुपया है वो बोलता, तो 16 इंटू 5 कितना 80 पे कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा थोड़ा ओरली भी करना पड़ता जी। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता जी, कंट्रीब्यूशन कितना 12 लाख रुपीज contributions less what will be reduced from the contribution amount, fixed cost they have given us rupees 4,80,000, 520, so the profit comes out to 7,20,000, therefore profit comes out to 7,20,000. And now they have given us the tax कितना, what is the rate of income tax will be charged at the rate of 40%, so therefore less income tax at the rate of 40%, 7,20,000 का 40%, 2,88,000 होता जी। तो देयर फॉर नेट रिटर्न म्हणजे घर पे कितना पैसा आएगा जी, नेट रिटर्न में घर पे 4,32,000 रुपया आएगा, ठीक है सर। तो देयर फॉर रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल, हमने सेल कितना किया जी, 20 लाख का सेल किया, तो हमारे घर में 4,32,000 आए, तो मतलब कितने परसेंट आए, 4,32,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख, तो क्या होता है ये 21.66%। जमियो काही जमा क्या, इज इट इझी, यस सर खूपच सोपं आहे साहेब, खूप सोपं आहे, कॉपी करा ना मग, सोपं आहे तर बसले कशाला आहात, कॉपी करा, कॉपी करण्यात तुम्ही खूप जास्त माहीर आहात, 12वीपर्यंत कॉपी केलेली आहे, आता इंटरमध्ये कॉपी करायची नाही, कारण की हे प्रोफेशनल कोर्स आहे, प्रोफेशनल कोर्समध्ये कॉपी करताना जर सापडले तर खूप अवघड होते। है ये तर for this next for the next year it is proposed to add another product line Y whose selling price would be 50 and the variable cost would be 10. The total fixed costs are estimated at 666,600. Sales mix 7:3. Determine at what level of sales next year would MK Limited break even. Give separately, देखो अब
अगले बरस क्या बोल रहे हैं वो, हम एक नया प्रोडक्ट वाई भी बनाएंगे जिसकी सेल्स प्राइस है 50, जिसका वेरिएबल कॉस्ट है 10, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लगने वाली है 666600। पहले थी 4,80,000, अब हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया और एक प्रोडक्ट बनाना चालू किया तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ गई। और सेल्स कैसा है, 7:3 के रेशो में। तो क्या करना है सर, हमको कंपोजिट बीईपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंपोजिट बीईपी। याद है क्या तुमको, हमने निकाला था बहुत पहले कंपोजिट बीईपी, याद है मुझको, है ना। सेलिंग प्राइस कितनी कितनी है, कितनी कितनी है, कितनी कितनी है, 40, 50, वेरिएबल कास्ट 16, 10, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 24, 40, सेल्स रेशो, सेल्स रेशो 7:3, 7:3। Therefore, contribution in sales ratio, contribution in sales ratio। आपको याद नहीं आता तो आपको ऊपर के पेजेस पे जाना पड़ता, वहाँ पे जाके कंपोजिट बीईपी का कंसेप्ट देखना पड़ता। ऊपर के पेज पे जाके कंपोजिट बीईपी का कंसेप्ट एक बार रिवाइज करना पड़ता। जी तुमको याद नहीं आ रहा है मिताली, आपको याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है तो ऊपर जाके चेक करो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। क्या करते हैं, वेटेड कंट्रीब्यूशन, वेटेड कंट्रीब्यूशन, वेटेड कंट्रीब्यूशन, वेटेड कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा, 168 प्लस 120 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट्स, 288 डिवाइड बाय 10, तो 28.8 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो देयरफॉर कंपोजिट बीईपी, कंपोजिट बीईपी, तो फिक्स्ड कॉस्ट 666600 डिवाइड बाय 2080.8 है। तो कंपोजिट बीईपी आ रहा जी 23,145.80 यूनिट्स। जमा गया, ये सिंपल है एकदम। समझ में आ रहा है क्या, यस ओके ग्रेट। तो ये आ गया हमारा कंपोजिट बीईपी। नाउ इंडिविजुअल बीईपी, इंडिविजुअल बीईपी कैसे आएगा, 23,145.80 इंटू 7/10 एक्स का, उसी तरह वाई का 23,145.80 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। इसका जो भी आंसर आएगा 16,202 यूनिट्स। इधर 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 6944 यूनिट, 6944 यूनिट्स ये आ गए इंडिविजुअल बीईपी। याद है क्या तुमको, बहुत सिंपल सिंपल है ये, कुछ भी समझाने लायक नहीं है। जो पहले फॉर्मूलाज पढ़ा है उसी को यूज़ करके हम फटाफट 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 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कैसे सॉल्व किया एक बार देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन, हाँ, बेस्ड ऑन वेटेड कंट्रीब्यूशन। चलो ठीक है, यहाँ तक सेम है। ये एक अल्टरनेट मेथड बता दिए उन्होंने। अल्टरनेट मेथड देखना समझी तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। अल्टरनेट मेथड में भी कुछ नहीं है, इसको बस नंबर का खेल है, नंबर की हेरा फेरी है, वही है और कुछ नहीं है। हमने यहाँ क्या किया, इसको इससे यहाँ डिवाइड कर लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको इससे यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, और हमने ये जो 2 स्टेप्स में किया है वो यहाँ एक स्टेप में कर रहे हैं। फिर बाद में बीईपी अलग निकाल रहा है,
उल्टा ये नंबर 1 वाला मेथड इजी है, नंबर 2 वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। वो हमने कंपोजिट बीईपी पहले पढ़ रखा है ना, कंपोजिट बीईपी का हमको फॉर्मूला आता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अगर कंपोजिट बीईपी नहीं आती थी, कंपोजिट बीईपी हमें नहीं आता था, तो हम क्या करते थे, जो फिक्स्ड कॉस्ट है 666,600 उसको हम बांट ले रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के रेशो में हम बांट ले रहे हैं, ये ऐसे 388850 2777750 ऐसा बांट लिया। अब ये x का आ गया, ये y का आ गया, नॉर्मल वीपी निकाल लो, x की फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय x का कंट्रीब्यूशन, y की फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय y का कंट्रीब्यूशन, वही आंसर आने वाला है, वही आंसर आने वाला है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, लेट्स चेक इट आउट। कहना क्या चाहते हो? X Limited supplies spare parts to an aircraft company. The production capacity of X Limited facilitates production of any one spare part for a particular period of time. देखो, the following are the cost and other information. X कंपनी स्पेयर पार्ट बनाता है, एक तो वो A बनाता है या एक तो वो B बनाता है, ठीक है। एनी वन स्पेयर पार्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो ए बनाएगा तो बी नहीं बना पाएगा, और अगर बी बनाएगा तो ए नहीं बना पाएगा। एक टाइम पे एक ही चीज़ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देना, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये लिमिटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है। लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आगे क्वेश्चन में समझेगा। अभी देखो, पर यूनिट का डेटा दिया है, अलॉय कितना कितना लगता है, अलॉय 1.6 लगता है। मशीन, प्रोडक्ट ए को मशीन ए का इतना टाइम लगता है, बी का इतना टाइम लगता है, ठीक है। टारगेट प्राइस, सेल्स प्राइस दे रखी है 145 115। अब ये क्या है, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये क्या है, लिमिटिंग फैक्टर्स है। ये क्या चीज़ दे रखी है उन्होंने, लिमिटिंग फैक्टर्स। मतलब हमारे पास टाइम कितना है मशीन ए का, मशीन ए का सिर्फ 4000 घंटा है हमारे पास, मशीन बी का सिर्फ 4500 घंटा अवेलेबल है, और अलॉय व्हील कितना अवेलेबल है, सिर्फ 13000 किलो। जो रॉ मटेरियल लग रहा है पर यूनिट 1.6 उसका क्वांटिटी कितना है, 13000। जो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, उसका टाइम कितना है, 4000 4500। उससे ज़्यादा हम चाहेंगे भी तो नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, तो हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, चाह कर भी हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखेंगे किससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन 80 का रेट दे दिया है, और मशीन बी का 100 का रेट दे दिया है। मशीन ए का 80 का रेट दे दिया है वेरिएबल ओवरहेड्स का, और मशीन ए बी का 100 का, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट विच विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन, हमें ऐसा स्पेयर पार्ट बनाना है जो हमारा कंट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइज करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं, कोशिश करना है क्या। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते, इंटरेस्टिंग है, समझना, दिमाग लगा के ध्यान से समझना। पार्ट ए,
पार्ट बी, स्टेटमेंट showing maximum possible प्रोडक्शन। ठीक है, मशीन ए, मशीन ए के कितने घंटे हैं हमारे पास, मशीन ए के कितने घंटे हैं हमारे पास, मशीन ए के सर सिर्फ 4000 घंटे हैं। कितने हैं मशीन ए, मशीन बी, मशीन ए के सिर्फ 4000 घंटे हैं और मशीन बी के सिर्फ 4500 घंटे हैं। ठीक है, हम एक तो ए बनाएंगे या बी बनाएंगे, है ना, हम एक तो प्रोडक्ट ए बनाएंगे या प्रोडक्ट बी बनाएंगे। मैं प्रोडक्ट ए का आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए मशीन ए का कितना टाइम लगता है, 0.6 आवर्स, है ना, 0.6 आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए मशीन ए का 0.6 आवर्स लगता है। अगर एक यूनिट बनाने के लिए 0.6 आवर्स लग रहा है तो 4000 आवर्स में कितने यूनिट्स, 4000 आवर्स में कितने यूनिट्स, 4000 डिवाइड बाय 0.6 तो कितने, 6666। 0.66 भी आ रहा है लेकिन आधा यूनिट बना सकते हैं क्या, नहीं हम, तो क्या आएगा 6666। समझ में आया क्या कैसे किया, 4000 डिवाइडेड बाय 0.60। ठीक है, 4000 डिवाइड बाय 0.60। अब मशीन बी का ए का एक यूनिट बनाने के लिए मशीन बी का 0.5 आवर्स लगता है और अवेलेबल कितने हैं, 4500। तो 4500 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना आ रहा है, 9000 यूनिट्स। ठीक है, 9000 यूनिट्स। अब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है हमारा, अलॉय। अलॉय अवेलेबल कितना है, 13000 kg। कितना है, 13000 kg। और एक यूनिट को लगता है 1.6 kg, है ना, एक यूनिट को लगता है 1.6 kg। तो 13000 kg में कितना बना सकते हैं हम, 13000 kg डिवाइडेड बाय 1.6 kg, है ना, तो 13000 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना हो रहा है, 8125 यूनिट्स, 8125 यूनिट्स। अब ज़रा ध्यान से सोच के समझ के मुझे बताना, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड क्या आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड क्या आ सकता है, कितना बनाना चाहिए, मैक्सिमम कितना यूनिट्स हम बना सकते हैं। मैं बोलता हूँ सर हम 8125 यूनिट्स बनाएंगे, पॉसिबल है क्या, यस सर बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, रॉ मटेरियल है क्या 8125 के लिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या, यस रॉ मटेरियल अवेलेबल है। मशीन ए अवेलेबल है क्या, है, लेकिन सिर्फ मशीन ए सिर्फ इतने यूनिट्स के लिए है। मशीन बी है क्या, है, लेकिन सिर्फ इतने यूनिट्स के लिए है। तो इसका मतलब 8125 नहीं बना सकते, 8125 यूनिट्स हम नहीं बना सकते। चलो ठीक है, फिर से देखो एक बार, फिर से समझ लेना है। चलो मैं कहता हूँ कि हम बनाएंगे 8125 यूनिट्स, 8125 यूनिट्स। तो 8125 यूनिट्स बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल है क्या, यस अवेलेबल है। 8125 यूनिट्स बनाने के लिए मशीन बी अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है। मशीन बी 9000 यूनिट्स के लिए अवेलेबल है, हमें तो बनाना है सिर्फ 8125, तो ये तो अवेलेबल है। मशीन ए अवेलेबल है क्या, नहीं, मशीन ए सिर्फ 6666 अवेलेबल है। तो इसका मतलब हम 8125 यूनिट्स नहीं बना सकते। ठीक है, 8125 यूनिट्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट लेते हैं 9000 यूनिट्स। 9000 यूनिट्स के लिए मटेरियल अवेलेबल है क्या, नहीं,
मटेरियल तो सिर्फ 8125 यूनिट्स के लिए अवेलेबल है। मशीन बी यस, मशीन ए नहीं, तो इसका मतलब हम 9000 यूनिट्स भी नहीं बना सकते। अब देखते हैं 6666 यूनिट्स बना सकते हैं क्या? इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या? यस, अलॉय अवेलेबल है, 8125 के लिए अवेलेबल है, 6666 तो उससे भी कम है। मशीन बी अवेलेबल है क्या? यस, मशीन बी अवेलेबल है, मशीन बी 9000 यूनिट्स के लिए अवेलेबल है, ये तो उससे भी कम है। मशीन ए अवेलेबल है क्या? यस, 666 यूनिट्स के लिए अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन कितना होगा? मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन होगा 666 यूनिट्स। कितना होगा? 6666 यूनिट्स। समझ में आया क्या? यही था हमारा लिमिटिंग फैक्टर का यूज़। ठीक है, इंटर लेवल पे इजी यूज़ है, फाइनल लेवल में इसमें कंट्रीब्यूशन वगैरह का भी रोल आ जाएगा, लेकिन इंटर लेवल पे बहुत सिंपल रखा है इन्होंने। जमा क्या ये, कर लो कॉपी, इसको फोटो निकाल लो। ठीक है, अब क्या बोलते हैं वो, इफ वाई लिमिटेड reduces if Y Limited reduces target price by 10% and offers rupees 60 per hour for unutilized machine R, calculate the total contribution from the spare part identified above। ठीक है, उसके पहले स्पेयर पार्ट हमने अभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया, हमने प्रोडक्शन यूनिट्स देख लिया कितना बनाना है। ए का कितना बनाना है? 6666 बन सकता है। उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे बी का कितना बन सकता है, बी का कितना यूनिट्स बन सकता है हम देखेंगे। ठीक है, बी का देखो, फटाफट करो कैलकुलेट। बी का कैलकुलेट करते हैं, 4000 घंटे है, एक यूनिट को लग रहा है 0.25, मतलब ये हो जाएंगे 16000 यूनिट्स, ये हो जाएंगे 8181 यूनिट्स, 8125 यूनिट्स। तो लोअर ऑफ दी अबाउ, तीनों से सबसे कम कौन सा है? 8125 यूनिट्स, 8125 यूनिट्स। ठीक है, तो हम ए का बनाएंगे इतना यूनिट और बी का बनाएंगे इतना यूनिट। ठीक है, तो डिसीजन लेना है हमको कि कौन सा बनाना है। तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितना है? 6666 ए का, बी का है 8125। मटेरियल कितना लगेगा? मटेरियल कितना लगेगा? एक काम करते, सिंगल यूनिट के लिए बना निकाल लेते हैं पहले। कंट्रीब्यूशन निकालने का हमको, कंट्रीब्यूशन देखो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम कोई भी एक चीज़ बना सकते हैं। हम एक तो ए बना सकते हैं, एक तो ए बना सकते हैं या बी बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे कौन सा? जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, है ना। हम ए या बी दोनों में से कौन सी चीज़ बनाएंगे? हम वो चीज़ बनाएंगे जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं अब। तो मटेरियल कितना लगने वाला है? 1.6 kg, और प्राइस क्या है मटेरियल की, क्या रेट है? 12 रुपये 50 पैसे, है ना। तो ए के लिए लगने वाला है 20 और सेम बी के लिए भी है 20। दोनों को 1.6 लग रहा है, इसलिए दोनों के लिए 20 है। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन ए का और मशीन बी का। मशीन ए और मशीन बी का दिया है उन्होंने, देखो कैसा दिया है। मशीन ए का दिया है 80 रुपये, 80 रुपये प्रति घंटा। हमने कितना यूज़ किया? 60 मिनट, मतलब सॉरी 0.6 आवर्स। तो 80 डिवाइड बाय 0.6, 80 डिवाइड बाय 80 रुपये घंटा, एक घंटे का है 80, तो 0.6 घंटे का कितना? 80 इंटू 0.6, 80 इंटू 0.6 जमा गया 80 इंटू 0.6,
कितना आ जाएगा ये, 8 5 48 48, ये आ गया हमारा 48। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी निकालना है, कितना लग रहा है 25 है ना, तो 80 इंटू 0.25 कितना आ रहा है 20। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ मशीन बी उसी तरह से कैलकुलेट करना है, ये आ रहा है 50 एंड 55। ठीक है, तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया, वेरिएबल कॉस्ट जोड़ो 20 50 70 70 110 118 118, यहाँ पे 20 40 40 55 95। ठीक है, और सेल्स प्राइस कितनी बता रखी है उन्होंने, सेल्स प्राइस 145 और 115, 145 और 115, तो 145 में से 118 गए तो 15 2 17 10 27। ठीक है, और यहाँ पे कितना 20, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा ये। देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन एक और ले लो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूसेबल, प्रोड्यूसेबल कितना कितना है 6666 और 8125, ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया है ना। तो देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन ये 27 इंटू 666 20 इंटू 8125, तो आ रहा है 179,982 162,500। तो ज़रा सोच के थोड़ा समझ के बताओ, हम ए बनाएंगे या बी बनाएंगे, ए बनाएंगे या बी बनाएंगे। साहब जाहिर सी बात है हम ए बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ना मेरे दोस्त, मेरे मालिक, मेरे खुदा, ए का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो हम ए बनाएंगे। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ़ वाई रिड्यूसेस द टारगेट प्राइस बाय 10% एंड ऑफर 60 पर आर ऑफ अनयूटिलाइज मशीन आर, तो हमें हमारा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन निकालना है। हमने सिलेक्ट क्या किया, ए, हम बनाएंगे ए। ठीक है, ये तो तय हो गया कि हमें ए बनाना है। अब वो क्या बोल रहे हैं ए बनाते टाइम पे कि हमारा जो टारगेट प्राइस है, टारगेट प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस 145, उसको 10% से कम कर दो। ठीक है, उसको 10% से कम कर दो, और जो हमारा अनयूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ मशीन है, जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ मशीन है उसका हमें 60 रुपये घंटा मिलेगा। जो अनयूटिलाइज कैपेसिटी है हमारे मशीन का उसका 60 रुपये घंटा मिलेगा। अनयूटिलाइज है क्या कैपेसिटी कुछ मशीन का, देखो बोला हम बना रहे 666, हम बना रहे 6666 यूनिट्स। ठीक है, तो ए का कितने घंटे है 4000, एक यूनिट को लगता है 0.6, तो ए का तो पूरी कैपेसिटी 100% यूटिलाइज हो रही है, 100% यूटिलाइज हो रही है। लेकिन 6666 यूनिट्स बना 6666 यूनिट्स बनाने को बी का कितना टाइम लगता है, इंटू 0.5 इंटू 0.5, 6666 इंटू 0.5 कितना हो रहा है वो 3333, और टाइम अवेलेबल है कितना 4500, 4500। देयरफॉर आइडियल टाइम कितना है, अनयूटिलाइज कैपेसिटी कितनी है 1167 है, अनयूटिलाइज कैपेसिटी अनयूटिलाइज कैपेसिटी। ठीक है, अब ये अनयूटिलाइज कैपेसिटी के लिए हमको एक घंटे का मिलेगा ₹60, तो 1167 इंटू ₹60, ये क्या हो जाएगा, हमें पैसा मिल रहा था, ये हमारे कंट्रीब्यूशन में ऐड हो जाएगा, इनकम हो रही है ये। चलो ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है उसको। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है 6666। ओके, मशीन ए टू बी यूज, मशीन ए कितनी यूज होंगी 6666 यूनिट्स इंटू 0.6 आवर्स, तो कितना पूरा 4000 घंटे यूज़ हो जाएगी।
कितना, पूरे 4000। ठीक है, मशीन बी टू बी यूज, मशीन बी कितना यूज़ करेंगे, 6666 इंटू 0.5 आवर्स इंटू 0.5 आवर्स। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 3333। देयरफॉर अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी ऑफ मशीन बी अवेलेबल कितना है, 4500, यूज़ कर रहे हैं 3333। ठीक है, तो मतलब 1167 अंडर यूटिलाइज्ड है। इस वर्किंग को हाईलाइट कर लो, ये वर्किंग इसके पहले, आज से पहले हमने कभी नहीं की। ठीक है, तो अंडर यूटिलाइज कितना है, 1160। अब हमको जितना अंडर यूटिलाइज्ड है, हर अंडर यूटिलाइज घंटे के लिए हमें 60 रुपये से कंपनसेशन मिलने वाला है। कितना, 60 रुपये घंटे से कंपनसेशन मिलने वाला है। तो देयरफॉर कंपेंसेशन कितना आएगा, 1167 आवर्स इंटू ₹60, 1167 आवर्स इंटू ₹60, 70020, इतना हमको मिलने वाला है, इतना हमको मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, रिसीव ज़्यादा होने वाला है। अब दूसरा क्या बोलता है, वो जो प्राइस है, चलो ठीक है, इसको यहाँ पे रुका देते हैं, अगला वर्किंग नोट में करते हैं आगे का। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या बोल रहा है वो, अब देखते हैं, नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लो। कंट्रीब्यूशन कितना आया हमारा, कंट्रीब्यूशन हमारा आया है 179,982, 179,982, इतना हमारा कंट्रीब्यूशन है। ऐड कंपेंसेशन कितना मिल रहा है, 70020, ये 1 है। ठीक है, इतना हमको मिल रहा है। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कब आया, जब हमारी सेलिंग प्राइस थी 145, है ना। सेलिंग प्राइस देखो हमारी कितनी थी, सेलिंग प्राइस हमारी 145 थी, तब वो कंट्रीब्यूशन आया। लेकिन अब वो बच्चा क्या बोलता है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस को इसमें नाम क्या दिया उन्होंने, टारगेट प्राइस, उसको रिड्यूस करना है 10% से। तो 145 इंटू 10 है 14.5 से कम हो जाएगा, है ना। 14.5% से अगर हमारी सेलिंग प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब 14.5 से हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो लेस रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस कितना है, 14.5 पर यूनिट है, और हमने टोटल कितने, इतने यूनिट्स बनाए हैं। तो कैलकुलेटर पे लो, 14.5 इंटू 6666, 96657 से हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, 96657 से हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देयरफॉर टोटल कंट्रीब्यूशन, देयरफॉर बैलेंस कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, बैलेंस कंट्रीब्यूशन बचेगा ये प्लस ये माइनस ये, 153,345। देखो कंट्रीब्यूशन कम हो गया हमारा। स्टेप समझ में आई क्या, ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट से आया, ऊपर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन इतना आया था, देखो, है ना, ये हमारा कंट्रीब्यूशन आया था। अब ये कहाँ से आया, फिर कंपेंसेशन, हमारी जो मशीन बी है वो अंडर यूटिलाइज्ड है इतने घंटे, और 1 घंटे का हमको मिल रहा है 60 रुपया, तो इतना हमको कंपेंसेशन मिलने वाला है, तो वो कंपेंसेशन यहाँ आ गया। और ये कहाँ से आया, हमने जो कंट्रीब्यूशन ये जो कैलकुलेट किया ये 145 की सेलिंग प्राइस लेके किया है। अब इसको 10% से प्राइस कम हो गई, अगर सेलिंग प्राइस कम हो गई तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा है क्या, चलो फिर से कर लेंगे उसको अपन रिवाइज सेलिंग प्राइस से कंट्रीब्यूशन निकाल के देखते हैं।
दूसरी मेथड देख लेते हैं, रिवाइज सेलिंग प्राइस से कंट्रीब्यूशन निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा था 118, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी 118 है ना, और सेलिंग प्राइस रिवाइज सेलिंग प्राइस कितनी है 145 माइनस 10%, तो 145 माइनस 10%, तो अरे 145 माइनस 10%, तो ये आ रहा है 130.5, 130.5 माइनस 118, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 12.5। यूनिट्स कितने बना रहे हैं हम, इंटू 6666 यूनिट्स, तो इंटू 6666, तो हमारा रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ जा रहा है 83325। ये रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें हम ऐड कर देंगे क्या कंपेंसेशन जो मिल रहा है, कितना कंपेंसेशन मिल रहा है 70020 प्लस 7020, तो हमारा आ गया 153345, जमी हो गई देखो 153345। दोनों भी मेथड आपके सामने है, दोनों भी मेथड आपके सामने, जैसा करना है वैसा कर लेना है आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ग्रैंड फिनाले, लास्ट इलस्ट्रेशन। द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ आरजे लिमिटेड, राहुल जयकर लिमिटेड वर्क्स आउट टू 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द रिलेवेंट फिगर्स आर, सेल्स दिया है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज़ ज्वाइन, अच्छा देखो प्रॉफिट कितना बता रहा है वो 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख, तो 4 लाख इंटू 12.5%, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जा रहा, प्रॉफिट कैलकुलेट करके रख लो यहाँ पे, प्रॉफिट आ जा रहा हमारा 50,000। नया सेल्स का मैनेजर आया है, वो क्या बोलता है कि अगले साल हमारा 23% और कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, जो अभी इतना आया है 12.5 आया वो बढ़ के इतना हो जाएगा, कब हमारा सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा 10% से। अगर जो अभी हम सेल्स कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जितने भी मान लो x यूनिट्स बेच रहे हैं, तो x प्लस 10% अगर हम बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा 23%। एंड सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, साथ ही साथ सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना है 4% से। जस्ट अ मिनट, बैटरी डाउन, एक मिनट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है 10% से, और सेलिंग प्राइस बढ़ाना है 4% से, और ओवरऑल कॉस्ट, जो कॉस्ट लगी है ये कॉस्ट कम करना है 2% से। तो हमें ये इफ़ेक्ट देना है, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट देते टाइम कैसे करेंगे, ये पूरा इफ़ेक्ट एक साथ नहीं होगा, पहले हम बढ़ाएंगे सेल्स, 10% से सेल्स बढ़ा लेंगे। अभी क्या है देखो, डायरेक्ट आंसर बताता, ये एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है, एग्जिस्टिंग वॉल्यूम का सेल्स दिया है, मटेरियल दिया है, ओवरहेड दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दी है, ठीक है। अब क्या है, वो बोल रहा है कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ा लो 10% से, तो हम 10% से बढ़ा लिए 5 लाख का, 5,50,000 हो गया, ठीक है। और गलती ऐसी करते लोग, इसको 10% से बढ़ा देते हैं, और क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस ये जो है अपना कॉस्ट को 2% से कम करने बोला है, तो यहीं पे जो कॉस्ट है इसको 2% से कम कर देते हैं। अरे ये जो कॉस्ट है ये तो 5 लाख के सेल्स की है ना, ये तो 5 लाख के सेल्स की है, तो पहले रिवाइज डेटा बनाओ, ये जो डेटा है ये 5 लाख के सेल्स का है, सेल्स अगर 10% बढ़ गया तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी तो 10% बढ़ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 की 60,000 ही रहेगी, तो ये रिवाइज प्रॉफिट आ गया। बात समझ में आई क्या, पहले सेल्स को बढ़ाया हमने
5 लाख से 10% अगर सेल्स बढ़ गया तो प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगी, तो 10% से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा दिए। फिक्स कॉस्ट कैसी है, कांस्टेंट रहती, तो हमारा नया प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद वो जो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को 4% से बढ़ाओ, तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसको +4% कर दिया हमने, सेलिंग प्राइस को 4% से बढ़ा दिया, और जो कॉस्ट है उसको 2% से कम कर दिया, जितनी भी कॉस्ट है इन सबको 2% से कम कर दिया, इसको 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 2% से कम कर दिया, तो रिवाइज प्रॉफिट ये आ गया। अब रिवाइज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख, कितना आ रहा है ये 23.19% आ रहा है। मैनेजर बोलता 23% आएगा, तो इसका मतलब मैनेजर सही बोलता है, जितना उसने बोला था उससे भी ज़्यादा ला के बताया। अच्छा, क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालना कठिन है क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। सेल्स कितना दिया है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है, करो 250 350 390, 390 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1,10,000 का। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है पता एक्स, प्रॉफिट कितना है 50,000। देखो यहाँ कैलकुलेट किया था ना मैंने प्रॉफिट, 50,000 कहाँ से आया, 4 लाख इंटू 12.5%, तो अब बचा क्या है 1,10,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्रॉफिट, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 60,000, एक्स इक्वल्स टू 60,000। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 2% से कम किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ऑल में फिक्स्ड और वेरिएबल सब आ गया, ठीक है। तो देवियों और सज्जनों, इसी के साथ साथ हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, दोनों भी बहुत ज़्यादा इजी है। बजट का तो आप खुद ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन हम पढ़ेंगे बजट का टॉपिक भी और वो अकाउंटिंग वाला टॉपिक भी। तो सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट 92% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब कॉस्टिंग के वजह से बाकी की पढ़ाई नहीं रोकनी है, कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है ऐसा समझ के पढ़ाई करना है। बचे हुए 2 टॉपिक्स धीरे धीरे भी आपने पढ़े, मैं तो पढ़ा दूंगा अभी, आपने बचे हुए 2 टॉपिक धीरे धीरे भी समझ के ले लिए तो भी चलेगा। आप ऐसा समझो कि कॉस्टिंग का 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके।